Welcome viewers. I welcome all the students, elders, teachers, whoever are listening to my and watching my videos. I welcome everybody heartfully, and particularly you people know that I am taking the 10th class English lessons. I am explaining in Urdu so that it may benefit the students particularly and to the teachers who are teaching 10th class, right? And so as in the previous video I have started the 7th unit, Nation and Diversity, and in that first A reading is My Childhood, and in this the childhood of APJ Kalam. APJ Kalam has written a book, his own autobiography we can say, and here I must say what is the difference between a biography and autobiography. ओके क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि बायोग्राफी क्या है और ऑटोबायोग्राफी क्या है। जो इंग्लिश मेन स्ट्रीम इंग्लिश से ही है उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो उर्दू मीडियम है, तेलुगु मीडियम है या जो दूसरे बस थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिनको दोनों में फ़र्क नहीं मालूम है, तो आप लोगों की क्लियरेंस के लिए मैं बता दूं कि ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो खुद से अपनी कहानी लिखी जाती है, जो कोई अपनी आप अब ज़िंदगी के बारे में जो लिखते हैं, खुद ही लिख लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और अगर किसी की लाइफ के ऊपर कोई भी दूसरे लिखते हैं, किसी की लाइफ के ऊपर कोई दूसरे अगर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, तो फ़र्क ये है कि ऑटोबायोग्राफी जो है अपने ज़िंदगी के हालात अपन खुद लिखना है, और बायोग्राफी वो होती है कि किसी की ज़िंदगी के बारे में कोई दूसरे जब लिखते हैं, उनकी ज़िंदगी को पढ़ के उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात करके जो लिखते हैं उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, तो इसमें APJ कलाम की एक बुक है लिखी हुई द विंग्स ऑफ फायर, उसका कुछ हिस्सा जिसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताए वो हम आज इस लेसन में पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ। आज पार्ट 3 यानी कि आगे का देखेंगे। यह है पेज नंबर 198। ठीक है, देखिए यहाँ पे 198 का सेकेंड पैराग्राफ। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एवरी चाइल्ड, हर बच्चा इस बॉर्न पैदा होता है विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड मतलब कि उनके बुज़ुर्गों की, बड़े लोगों के जो भी कुछ रहते हैं, मतलब कि शक्ल से या आदतों अतवार से जो कुछ भी होता है ना, वो लेके पैदा होता है हर बच्चा। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक, और एक पर्टिकुलर जैसे कि सोशल मतलब कि जो सोसाइटी है, जो तौर तरीक़ा है, और जो मतलब कि जैसे मिडिल क्लास है, एकदम अपर क्लास है, एकदम लोअर क्लास है, इस इकोनॉमिकली ऐसे हालात में हर बच्चे का या तो बिल्कुल ही अमीर घरानों में पैदा होते हैं या मिडिल क्लास में होते हैं या गरीब में, हर एक का अपना अपना एक स्टेटस होता है। एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, अब एक इमोशनल एनवायरनमेंट भी बनता है इसके लिए। इमोशनल मतलब कि एक लगाव ख़ानदान से। अब देखिए, आप किसी गरीब से गरीब के घर भी जाइए, उनका भी बच्चा क्या करता है, वो अपनी ही माँ के पास जाता है। आप कितना भी पैसा बताओ, कितना क्या भी बताओ, उसको चॉकलेट बताओ, कुछ भी बताओ, लेकिन उसको क्या होता है, एक लगाव अपने ही माँ बाप से होता है। ठीक है, हाँ, आपकी चॉकलेट वगैरह देख के लेना तो चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आपके साथ आना नहीं पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको एक अटैचमेंट होता है अपने ही माहौल से, अपने ही लोगों से, जो इमोशनली अटैच होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और उनकी ट्रेनिंग मतलब कि उनको क्या सिखाया जाता है, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि फिगर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब कि ख़ानदान में क्या होता है, घर में जब रहते हैं, दादा दादी रहते हैं या कोई भी बड़े रहते हैं या वालिदैन रहते हैं, उन लोगों को जो भी बड़े हैं उनके सरपरस्त हैं, उनको वह हक़ हासिल होता है कि बच्चों को सही तरीक़े से तरबियत करें, या सही हो या गलत हो जो भी है, घर से उनके बड़े बुज़ुर्गों से मिलती सो तरबियत होती है।
आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो अब बता रहे हैं कि मेरे को इनहेरिटेंस मतलब कि विरासत में मिलना, कोई चीज़ को विरासत में पाना, इनहेरिटेंस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो विरासत में सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि आदतें भी मिलती हैं। तो बता रहे हैं कि मेरे को ईमानदारी जो है मेरे बाप से विरासत में मिली, और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि एक अदब में रहना और डिसिप्लिन को मेंटेन करना। फ्रॉम माई मदर, अब देखिए ये दूसरा है, फ्रॉम माई मदर बोलते मेरी माँ से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो माँ से क्या मिला इनको विरासत में? फेथ इन गुडनेस मतलब कि नेकी, अच्छाई, उसमें एक यकीन था इनको कि दुनिया में हमें अच्छाई करना चाहिए। एंड डीप काइंडनेस, और बड़ा ही रहमदिल होना चाहिए, किसी पर भी रहम करना चाहिए। ये जो है उनको उनके वालदा से मिला। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, बोल तो इनके और 3 भाई थे और एक बहन थी, वो लोगों को भी सेम जो इनको मिला माँ बाप से, वो लोग भी वैसे ही अच्छे आदत वाले निकले। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। अब बता रहे हैं ना, अभी तक तो अपन फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे, 3 भाई 1 बहन है मालूम हो गया। अभी फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं कि इनके 3 फ्रेंड्स थे इन माई चाइल्डहुड। बचपन में इनके 3 फ्रेंड्स हुआ करते थे। ठीक है, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 इनके फ्रेंड्स के नेम्स है। क्या क्या है देखो, रामनाथन शास्त्री, अरविंदन एक है और शिव प्रकाशन। जनरली क्या होता है, ये साउथ इंडिया में जब नाम रखते हैं, अगर अपन इधर तेलंगाना की तरफ अगर लिए हैं इसको, तो नाम कैसा आता है, खाली रामानाथ बोल के आता है, अरविंद बोल के आता है और शिव प्रकाश बोल के आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब साउथ इंडिया में मतलब कि अपने आंध्र प्रदेश के नीचे जो चले जाते हैं तो वहाँ पर नाम जो है सो अन लगाते हैं ज़्यादा, जैसे कि अरविंदन, शिव प्रकाशन। ठीक है, तो ये तीनों इनके बचपन के फ्रेंड्स थे। ऑल दिस बॉयज़ वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, और ये तीनों भी जो थे ना ऑर्थोडॉक्स मतलब कि स्ट्रिक्टली जो बहुत ही सख्ती से अपने मज़हब पे चलने वाले जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, जैसे कि अगर आप मुसलमान हैं तो बहुत ही नेक और मजहबी मतलब कि दीनी घराना जो बोलते हैं ना, जहाँ पर दीन पर अपने अहकामात जो भी होते हैं मुसलमानों के, जो कुरान है, जो सुन्नत बता रही, उस पर अमल करने वाले जो रहते हैं उनको भी अपन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बोल सकते हैं। उसी तरह ये तीनों दोस्त जो थे उनको वो लोग भी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, मतलब कि ब्राह्मण वाले जो ब्राह्मण्स जो भी उन लोगों के अक़ीदे रहते हैं उस पर बहुत ही सख्ती से अमल करने वाले लोग थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. अब बता रहे हैं जैसे कि बचपन में एज चिल्ड्रन मतलब कि एक बच्चे की तरह, नन ऑफ अस मतलब कि हम में से कोई भी नहीं, एवर फेल्ट कभी महसूस नहीं करे कोई फ़र्क हम में से, चारों में से। इनके 3 फ्रेंड्स और मिला के चारों हो गए, तो बता रहे हैं कि हम चारों में से कभी भी कोई फ़र्क महसूस नहीं करे। क्यों नहीं करें? बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, किस लिए? हमारी रिलीजन अलग है, हमारा मज़हब अलग है बोल के हम कभी भी ऐसा डिफरेंस नहीं महसूस करें। बिकॉज डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग मतलब कि ये लोगों की परवरिश को बोलते हैं अपब्रिंगिंग। ठीक है, इन लोगों की परवरिश जिस तरीके से हुई थी, इनके वालिदैन जैसा इन लोगों को सिखाए थे, उसकी वजह से कभी भी ये चारों एक दूसरे में कभी फ़र्क, मैं मुसलमान हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ, तुम हमसे दूर, ऐसा होता था। जबकि वो ब्राह्मण जो रहते थे ना, ब्राह्मण ऐसी एक कौम है जो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती और किसी को भी अपने बराबर बैठने भी नहीं देती। ये ऐसी कौम है जो अपने आप को ही बहुत सुपीरियर समझने वाली कौम है। हिंदुइज़म में अगर हम जाएं तो मुस्लिम्स जैसे रहते वैसा नहीं है। हिंदुइज़म का सिस्टम बिल्कुल अलग है कि ये लोग पूरे जो हिंदू है पूरों को 3 मज़ाहिब में तकसीम कर दिए। इसमें से सबसे पहले आता है ब्राह्मण, 3 नहीं 4 में, हाँ 4 मज़ाहिब में तकसीम होके ये ब्राह्मण है,
फिर उसके बाद में वैश्यास बोलते हैं। वैश्यास के बाद में आता है क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद में आता है शूद्रास। तो सबसे पहले यानी कि बड़ी कौम, इन लोगों में बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त वाली कौम सबसे जो ऊपर आती है वो है ब्राह्मण। ठीक है। अब ये ब्राह्मण अपने दिलों को क्या बना के रख लिए कि मंदिरों में जाने का हक हमारा इच्छा है, मंदिरों में पूजा करना। आप देखिए किसी भी शादी होती है या कुछ भी होता है और जनरली जब मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे पुजारी जो होता है वो ब्राह्मण ही होता है। दूसरे किसी भी कौम, हालांकि होता हिंदू ही है, उन भी उसी की इबादत करता है, मगर उसको हक नहीं मिलता कि वो जाके कुछ पूजा पाठ करे। तो ये सिर्फ ब्राह्मणों के हद तक है, मतलब कि हिंदुइज़्म में जो है ये ब्राह्मणों को ऐसा मकाम दे के रखे हुए हैं कि ब्राह्मण ही सब कुछ करता है। और ब्राह्मण का ऐसा होता है एक मकाम कि उसको हर कोई उसके ताबे होना चाहिए, हर कोई उसके मतलब कि वो उसकी इतनी इज्जत रहती है। और ख़ास करके सबसे गिरी हुई कौम जो बोलते हैं वो शूद्रास की है इन लोगों में। शूद्रास को तो ऐसा है कि कम से कम ब्राह्मण के जो गलियां हैं वो गलियों में आने का भी हक़ नहीं है। ऐसा वक्त था, खैर आज थोड़ा कुछ बदलाव आ गया समझिए, मगर पहले ऐसा होता था। ये जो रिलीजियस लोग होते थे तो ये ब्राह्मण, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, मतलब कि इतनी सख्ती से ये लोग हर एक को दूर रखते थे। अब हिंदू जो उनके ही भगवान जो मानते हैं उनकी पूजा करने वालों को ये ब्राह्मण से दूर रख रहे हैं, तो सोचिए मुसलमान को क्या समझेंगे ये लोग, जबकि मुसलमान का अक़ीदा बिल्कुल ही अलग है। कुछ समझेंगे, करीब आने देंगे नहीं। मगर फिर भी ये जो इनके फ्रेंड्स थे कभी भी ऐसा फ़र्क नहीं महसूस करे, बहुत ही मिलजुल के रहा करते थे ये। इनफैक्ट हकीकत में रामानाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। अब ये जो पहला फ्रेंड था इनका रामानाथ शास्त्री जो था ना, वो वहाँ का जो रामेश्वरम का मंदिर था ना, रामेश्वरम के मंदिर के जो पुजारी थे उनका नाम क्या था, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री था। तो वो पुजारी के बेटे थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। उसके बाद में क्या हुआ, जब बड़े हो गए थे रामानाथ शास्त्री, उन्होंने क्या करे, उनके बाप जो प्रीस्ट का काम, प्रीस्ट मतलब कि पुजारी का जो काम करते थे मंदिर में, अब ये बेटे संभाल लिए। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अब ये जो दूसरे फ्रेंड थे इनके अरविंदन, उन्होंने जो है सो एक ट्रैवल्स का काम ले लिए कि पिलग्रिम मतलब कि जो किसी, जैसे कि हम मक्के मुअज़्ज़मा जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं, तो हज के लिए जाते हैं या उम्रा के लिए जाते हैं, तो इस सफ़र को जो है, जो किसी इबादत के लिए जो सफ़र किया जाता है उसको पिलग्रिम बोलते हैं। ठीक है। तो रामेश्वरम में जो लोग आते थे, या मतलब रामेश्वरम मतलब कि उनके लिए एक मंदिर है, उनके लिए एक इबादत का मकाम था, तो जो लोग आते थे उनके लिए आने जाने का ये अरेंजमेंट्स करने का एक बिज़नेस ले लिए थे इन्होंने, ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग द पिलग्रिम्स। पिलग्रिमेज उस सफ़र को बोलते हैं जो इबादत के लिए होता है, और जो बंदे जाते हैं उसके लिए उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और शिव प्रकाशन जो थे उनके थर्ड फ्रेंड, उन्होंने क्या करे, सदर्न रेलवेज जो है ना, रेलों में अक्सर देखिए आप लोग खाना वगैरह बिकता है वहाँ पे, तो वो सदर्न रेलवेज में पूरों में जो है सो खाना सप्लाई करने का, कैटरिंग का बिज़नेस उन्होंने संभाल लिए थे, कॉन्ट्रैक्ट ले लिए थे उसका। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इस लेसन का आगे का कंटिन्यूशन अपलोड करूँगी। अच्छे से समझिए। अच्छा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं पूछिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।